हम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। आज हम क्लोज नंबर 114 से करना शुरू करेंगे। अगर आप इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बुक लेना चाहते हैं, क्वेश्चन बुक ले सकते हैं। एमटीएस पोस्टमैन या पीए के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए थ्योरी की बुक्स लेना चाहते हैं, या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की बुक लेना चाहते हैं, या मैथ की तैयारी करने के लिए बुक लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्लोज नंबर 114, जिसमें आता है क्विक मेल सर्विस के बारे में। तो कुछ क्वेश्चन हम इसके पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। अंडर विच सर्विस फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स गेट क्विकेस्ट डिस्पोजल एट द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। किस सर्विस के तहत प्रथम श्रेणी डाक वस्तुओं को ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में तुरंत निपटान मिलता है? क्विक मेल सर्विस के तहत। तो क्विक मेल सर्विस के तहत जितनी भी प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुएं होती हैं, उन्हें ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में तुरंत निपटान दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्विक मेल सर्विस? इनमें से कौन सा क्विक मेल सर्विस के बारे में सही नहीं है? अंडर दिस सर्विस पोस्ट कार्ड्स इन लेटर कार्ड्स एंड लेटर्स गेट्स क्विकेस्ट डिस्पोजल एट द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। क्विक मेल सर्विस के तहत पोस्ट कार्ड, आईएलसी और लेटर्स को ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में तुरंत निपटान दिया जाता है। तो सेम ही चीज़ हमने ऊपर पढ़ी कि जो प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुएं होती हैं, उन्हें क्विक मेल सर्विस के तहत ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में तुरंत निपटान मिलता है। Under this service, the articles are delivered along with the ordinary articles. इस सर्विस के तहत जब आर्टिकल्स की डिलीवरी होती है तो सामान्य डाक वस्तुओं के साथ ही की जाती है। सिर्फ ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में इनको तुरंत निपटान मिलता है। ऑफिस ऑफ डिलीवरी में ऑर्डिनरी आर्टिकल्स के साथ इनको डिलीवर किया जाता है। देर आर नो एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर क्विक मेल सर्विस, और क्विक मेल सर्विस के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं। करेक्ट आंसर डी आएगा। उपरोक्त सभी सही हैं। In which kind of special letter boxes the quick mail service articles can be posted? किस प्रकार के विशेष लेटर बॉक्स में क्विक मेल सर्विस वाले आर्टिकल्स को पोस्ट किया जा सकता है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इन लेटर बॉक्सेस विच आर येलो स्ट्रिप्ड एंड हैव मार्क्ड QMS। क्विक मेल सर्विस वाले आर्टिकल अगर आप लेटर बॉक्सेस में पोस्ट करना चाहते हैं तो ऐसे लेटर बॉक्सेस में इनको पोस्ट किया जाएगा जिनके ऊपर पीली पट्टियां होती हैं और साथ में उनके ऊपर QMS मार्क किया हुआ होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिजनेस रिप्लाई सर्विस के बारे में। क्लोज नंबर 116 है बिजनेस रिप्लाई सर्विस के बारे में, व्यावसायिक उत्तर सेवा के बारे में। अ पर्सन हु विशेस टू ऑब्टेन अ रिप्लाई फ्रॉम हिज क्लाइंट। एक व्यक्ति जो अपने क्लाइंट से, अपने ग्राहक से एक रिप्लाई प्राप्त करना चाहता है विदाउट पुटिंग हिम क्लाइंट टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द पोस्टेज चार्जेस। लेकिन वो ये भी चाहता है उस रिप्लाई को भेजने के लिए उसके क्लाइंट को पोस्टेज चार्जेस का खर्चा ना करना पड़े। तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है? मैं अटैच विद कम्युनिकेशन रिप्लाई कार्ड एनवल्प और लेवल कैन यूज बिच सर्विस। तो वह व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन या संचार के साथ रिप्लाई कार्ड या रिप्लाई एनवल्प या रिप्लाई लेवल लगाकर भेज सकता है। इस सर्विस को क्या कहा जाता है? इसको बिजनेस रिप्लाई सर्विस या व्यापार उत्तर सेवा कहा जाता है। तो बिजनेस रिप्लाई सर्विस क्या है? अगर कोई भी व्यक्ति अपने क्लाइंट से, अपने ग्राहक से एक रिप्लाई प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वो ये भी चाहता है इसके लिए ग्राहक को पोस्टेज चार्जेस का खर्च ना उठाना पड़े, तो वो व्यक्ति अपनी ओर से अपने संचार के साथ रिप्लाई कार्ड, रिप्लाई एनवल्प या रिप्लाई लेवल लगाकर भेज सकता है। इस सर्विस को बिजनेस रिप्लाई सर्विस कहा जाता है। In business reply service, but charges will be collected from the addressee. बिजनेस रिप्लाई सर्विस के तहत प्राप्तकर्ता से क्या वसूल किया जाता है?
करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। बिजनेस रिप्लाई सर्विस में जो एड्रेसी होता है प्राप्तकर्ता होता है। अब बिजनेस रिप्लाई सर्विस में प्राप्तकर्ता कौन हो जाएगा? जो व्यक्ति अपना संचार भेजता है और अपने ग्राहक से रिप्लाई प्राप्त करता है उसे यहाँ पर प्राप्तकर्ता कहा गया है। तो प्राप्तकर्ता से यूजुअल पोस्टेज चार्जेस यानी कि सामान्य डाक शुल्क वसूल किया जाएगा प्लस ₹1 फॉर ईच आर्टिकल विल बी कलेक्टेड फ्रॉम द एड्रेसी। तो प्राप्तकर्ता से प्रत्येक आर्टिकल के लिए ₹1 प्लस सामान्य डाक शुल्क वसूल किया जाता है। Who is competent to permit business reply service? बिजनेस रिप्लाई सर्विस की अनुमति देने में कौन सक्षम है? बिजनेस रिप्लाई सर्विस के लिए परमिट हेड ऑफ डिवीजन के द्वारा यानी कि सुपरिटेंडेंट के द्वारा दिया जाता है। But are the handling charges of envelope for business reply card in addition to postage per article? बिजनेस रिप्लाई एंड कार्ड के लिए जो हैंडलिंग चार्जेस हैं वो डाक शुल्क के अतिरिक्त कितने लिए जाते हैं? ₹1 लिया जाता है। बिजनेस रिप्लाई कार्ड के जो एनवलप होते हैं उसके लिए पोस्टेज चार्जेस के अतिरिक्त हैंडलिंग चार्जेस कितने लिए जाते हैं? ₹1 लिया जाता है। अंडर बिजनेस रिप्लाई सर्विस अ पर्सन हु विशेस टू ऑब्टेन अ रिप्लाई फ्रॉम हिज क्लाइंट विदाउट पुटिंग हिम टू द एक्सपेंडिचर ऑफ पोस्टेज चार्जेस may attach or enclose with this communication an addressed reply card, envelope or label. बिजनेस रिप्लाई सर्विस के तहत अगर कोई व्यक्ति अपने ग्राहक से एक रिप्लाई प्राप्त करना चाहता है तो वो उसके ऊपर बिना डाक शुल्क का खर्च किए ही रिप्लाई प्राप्त कर सकता है और इसके लिए वो अपने कम्युनिकेशन या संचार के साथ रिप्लाई कार्ड, रिप्लाई एनवल्प तथा रिप्लाई लेबल लगाकर भेज सकता है। ऐसे कार्ड, एनवल्प और लेबल क्लाइंट के द्वारा सामान्य तरीके से पोस्ट किए जाते हैं और साथ में ये डिलीवर कैसे किए जाते हैं? विदाउट एनी स्टैम्प्स। तो इनको बिना डाक शुल्क के या बिना डाक टिकट लगाए क्लाइंट के द्वारा सामान्य तरीके से पोस्ट कर दिया जाता है। कि मान लीजिए क्या है, आप अपने ग्राहक को एक संचार भेजते हैं, आपने अपने ग्राहक को संचार भेजा और आप चाहते हैं उसके लिए आपको क्लाइंट या ग्राहक एक रिप्लाई भेजे। आपने अपने कम्युनिकेशन के साथ क्या लगा दिया? रिप्लाई कार्ड, रिप्लाई एनवल्प या रिप्लाई लेबल लगाकर अपना संचार ग्राहक को भेज दिया। ग्राहक अपना संचार प्राप्त करने के बाद जो रिप्लाई कार्ड, रिप्लाई एनवल्प या रिप्लाई लेबल होगा उसके ऊपर आपको रिप्लाई लिखेगा और उसको दोबारा से पोस्ट कर देगा और इसके लिए ग्राहक को उसके ऊपर पोस्टेज चार्जेस का भुगतान करने की ज़रूरत नहीं होती है। The annual fees of business reply card should be realized in advance and credited in. Business reply card की जो वार्षिक फीस है वो एडवांस में वसूल की जानी चाहिए और उसे कहाँ पे क्रेडिट या जमा किया जाता है? अनक्लासिफाइड रसीट्स में जमा किया जाता है। क्लोज नंबर 117 है कंडीशंस ऑफ पोस्टिंग अंडर बिजनेस रिप्लाई सर्विस। बिजनेस रिप्लाई सर्विस के तहत आर्टिकल पोस्ट करने की क्या शर्तें हैं? बिजनेस रिप्लाई सर्विस परमिट टेकन आउट फ्रॉम। बिजनेस रिप्लाई सर्विस के लिए अनुमति या परमिट किससे लिया जाता है? हेड ऑफ डिवीजन से लिया जाएगा। What will be the fees for business reply permit if taken during fourth quarter? बिजनेस रिप्लाई सर्विस परमिट के लिए क्या शुल्क लिया जाएगा अगर आप इसे चौथी तिमाही के दौरान लेते हैं? अगर आप इसको 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में लेते हैं तो इसके लिए आपसे ₹50 लिए जाएंगे। अगर आप फर्स्ट क्वार्टर के दौरान लेते हैं ₹200, सेकंड क्वार्टर के दौरान लेते हैं ₹150, थर्ड क्वार्टर के दौरान लेते हैं ₹100 और फोर्थ क्वार्टर के दौरान लेते हैं तो ₹50 बिजनेस रिप्लाई सर्विस परमिट के लगेंगे। बट विल बी द फीस फॉर बिजनेस रिप्लाई परमिट इफ टेकन ड्यूरिंग सेकेंड क्वार्टर। सेकेंड क्वार्टर का मतलब अब देखो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर की बात की गई है तो जो फर्स्ट क्वार्टर रहेगा वो कब से कब तक लेकर रहेगा? 1 अप्रैल से, अप्रैल के बाद मई और उसके बाद क्या आ जाएगा? जून। तो जून के लास्ट तक फर्स्ट क्वार्टर रहेगा। जून के बाद क्या आता है? जुलाई। तो 1 जुलाई से लेकर आगे की 3 महीनों तक यानी कि 30 सितंबर तक दूसरा क्वार्टर रहेगा और उसके दौरान अगर आप बिजनेस रिप्लाई सर्विस परमिट लेते हैं तो आपसे ₹150 लिए जाएंगे।
बिजनेस रिप्लाई सर्विस परमिट रिमेन्स इन फोर्स अप टू, बिजनेस रिप्लाई सेवा परमिट कब तक लागू रहता है? करेक्ट आंसर सी आएगा, जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आप बिजनेस रिप्लाई सर्विस परमिट लेते हैं उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ये लागू रहता है। बिजनेस रिप्लाई सर्विस परमिट रिन्यूड इन मंथ ऑफ, बिजनेस रिप्लाई सेवा परमिट का नवीकरण किस महीने में किया जाता है? तो इसे मार्च के महीने में रिन्यू किया जाएगा। बिजनेस रिप्लाई सर्विस परमिट इज रिन्यूड फॉर पीरियड ऑफ, जब भी बिजनेस रिप्लाई सर्विस परमिट को रिन्यू किया जाता है तो किस अवधि के लिए किया जाता है? 1 वर्ष की अवधि के लिए इसको रिन्यू किया जाता है। There is a grace period of 15 days to renew business reply service permit. Business reply service permit को renew करने के लिए 15 दिनों की छूट होती है, नहीं होती है। तो business reply service का permit renew आपको पिछले business reply service permit के expire होने से पहले ही करना पड़ेगा, इसमें आपको ग्रेस पीरियड नहीं मिलता है। बट विल बी द फीस फॉर द बिजनेस रिप्लाई सर्विस परमिट व्हेन इट इज टेकन ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर, अगर आप फर्स्ट क्वार्टर के दौरान यानी 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में लेते हैं तो इसके लिए आपको कितने चार्जेस देने पड़ेंगे? इसके लिए आपको 200 रुपीज़ का भुगतान करना पड़ेगा। What will be the fees for business reply permit when it is taken during 3rd quarter? बिजनेस रिप्लाई सर्विस परमिट के लिए शुल्क क्या है जब इसे 3rd क्वार्टर या तीसरी तिमाही के दौरान लिया जाता है? तो पहली तिमाही के दौरान लिया गया 200 रुपये, दूसरी तिमाही के दौरान 150 रुपये, अगर दूसरी तिमाही के दौरान लेते हैं तो 100 रुपये, और अगर 4th तिमाही के दौरान लेते हैं तो 50 रुपये आपसे लिए जाएंगे। तो यहाँ पे पूछा गया 3rd क्वार्टर, तो 3rd क्वार्टर में जब बिजनेस रिप्लाई सर्विस परमिट लिया जाता है 100 रुपये उसके लिए आपको देने पड़ेंगे। ऑन द बिजनेस रिप्लाई कार्ड और एनवलप और लेवल The prescribed entries may be printed in which language? बिजनेस रिप्लाई कार्ड या बिजनेस रिप्लाई एनवलप या बिजनेस रिप्लाई लेवल के ऊपर जो प्रविष्टियां की जाती हैं वो प्रविष्टियां किस लैंग्वेज में होनी चाहिए? ये प्रविष्टियां हिंदी में भी की जा सकती हैं, इंग्लिश में भी की जा सकती हैं और क्षेत्रीय भाषा में भी की जा सकती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The name of post town on business reply card is printed in which language? बिजनेस रिप्लाई कार्ड पर जो पोस्ट टाउन है उसका नाम कैसे लिखा जाना चाहिए? पोस्ट टाउन का नाम हमेशा बिजनेस रिप्लाई कार्ड के ऊपर इंग्लिश में लिखा जाना चाहिए। इसके अलावा बाकी प्रविष्टियां हिंदी, इंग्लिश या रीजनल लैंग्वेज में हो सकती हैं। When the fees for business reply permit should be recovered? बिजनेस रिप्लाई परमिट की फीस कब वसूल की जाती है? शुड बी रिकवर्ड इन एडवांस फ्रॉम द एप्लीकेंट, आवेदनकर्ता से अग्रिम में ये फीस वसूल की जाती है। तो अगर किसी ने बिजनेस रिप्लाई सर्विस परमिट लेना है तो उसको फीस एडवांस में देनी पड़ती है। Which of the following is not true about business reply card? बिजनेस रिप्लाई कार्ड के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट है बिजनेस रिप्लाई कार्ड्स में बी सेंट आउट एज रिप्लाई पोर्शंस ऑफ डबल पोस्ट कार्ड्स। बिजनेस रिप्लाई कार्ड को डबल पोस्ट कार्ड के उत्तर वाले हिस्से के रूप में भेजा जा सकता है, बिल्कुल भेजा जा सकता है। जो बिजनेस रिप्लाई कार्ड होते हैं मे बी सेंट आउट एज इंक्लोज्ड विद अदर मैटर। बिजनेस रिप्लाई कार्ड को आप अन्य सामग्री के साथ इंक्लोज करके संलग्न करके भेज सकते हैं, यानी कि इसमें आपकी मर्जी है। बिजनेस रिप्लाई कार्ड को आप अन्य सामग्री के साथ संलग्न करके या बिना संलग्न किए भी भेज सकते हैं। बिजनेस रिप्लाई एनवलप्स मस्ट बी एनक्लोज्ड विद अदर मैटर, लेकिन जो बिजनेस रिप्लाई एनवलप होते हैं इनको अन्य सामग्री के साथ संलग्न करके ही भेजा जाएगा। इसमें ये नहीं है कि भेज भी सकते हैं नहीं भी भेज सकते हैं। ये कंडीशन सिर्फ बिजनेस रिप्लाई कार्ड के मामले में रहेगी कि बिजनेस रिप्लाई कार्ड को आप अन्य सामग्री के साथ संलग्न करके या बिना संलग्न किए भी भेज सकते हैं, लेकिन जो बिजनेस रिप्लाई एनवलप है ये अन्य सामग्री के साथ अवश्य संलग्न होना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बिजनेस रिप्लाई सर्विस परमिट शुड बी टेक आउट फ्रॉम द हेड ऑफ डिवीजन।
बिजनेस रिप्लाई सर्विस का परमिट किससे लिया जाएगा? हेड ऑफ डिवीजन से लिया जाएगा, मंडल प्रमुख से लिया जाएगा। एप्लीकेशन अलोंग विद कंप्लीट प्रिंटेड प्रूफ्स ऑफ कार्ड्स एनवलपीस रैपर्स, बिजनेस रिप्लाई सर्विस परमिट के लिए आवेदन कार्ड एनवलप या रैपर के कंप्लीट प्रिंटेड प्रूफ्स के साथ किसको फॉरवर्ड किया जाएगा? टू विच द बिजनेस रिप्लाई कोरेस्पॉन्डेंस इज टू बी रिटर्न्ड। करेक्ट आंसर ये आ जाएगा टू दी पोस्ट मास्टर ऑफिस। आपने उस कार्यालय के पोस्ट मास्टर को आवेदन भेजना है जिस कार्यालय में आप बिजनेस रिप्लाई कोरेस्पॉन्डेंस का रिप्लाई चाहते हैं, उसकी वापसी चाहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। minimum size of business reply envelope shall conform to minimum size for covers of business reply। जो envelope होता है उसके लिए न्यूनतम आकार मिनिमम साइज किसके लिए निर्धारित न्यूनतम साइज के बराबर होगा? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। जो न्यूनतम साइज पत्रों के कवर के लिए निर्धारित है कि अगर आपने कोई लेटर भेजना है उसके लिए कवर का न्यूनतम साइज कितना होगा, वही न्यूनतम साइज बिजनेस रिप्लाई एनवलप के ऊपर भी लागू होता है। बिजनेस रिप्लाई कार्ड शैल कंफर्म इन साइज एंड क्वालिटी विद द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर कार्ड्स ऑफ। बिजनेस रिप्लाई कार्ड का साइज और उसकी क्वालिटी किसके लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार होनी चाहिए? निजी निर्माण वाले पोस्ट कार्ड के साथ इसकी क्वालिटी और साइज मैच होना चाहिए। इन द केस ऑफ अदर देन एड्रेस साइड, बिजनेस रिप्लाई लेवल, एड्रेस साइड के जो दूसरी साइड होती है, यानी कि एड्रेस साइड के अलावा जो दूसरी साइड होती है बिजनेस रिप्लाई लेवल के मामले में, उस साइड में क्या हो सकता है? एक गोंद लगा हुआ लेवल लगाया जा सकता है जिसका साइज हमने यहाँ पे बताना है, जो लेवल के साथ पूरी तरह से चिपका होना चाहिए और उसके ऊपर प्रेषक का नाम और पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर बी आ जाएगा 5 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर। बिजनेस रिप्लाई लेवल के मामले में बिजनेस रिप्लाई लेवल के एड्रेस साइड की दूसरी साइड जो होती है उसके ऊपर एक गोंद लगा हुआ लेवल जो पूरी तरह से कार्ड के साथ चिपका हो सकता है, उसका साइज 5 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होगा और उसके ऊपर उस कार्ड के प्रेषक का नाम और पता लिखा होता है। There is a grace period of 15 days for renewal of permit for business reply service। ये हमने ऊपर पढ़ लिया। बिजनेस रिप्लाई सर्विस परमिट को रिन्यू करने के लिए आपको कोई भी ग्रेस पीरियड या शूट अवधि नहीं दी जाती है। Which of the following must not be printed on business reply card and envelopes or labels? निम्नलिखित में से क्या बिजनेस रिप्लाई कार्ड एनवलप या लेवल पर मुद्रित नहीं किया जाना चाहिए? बिजनेस रिप्लाई कार्ड या बिजनेस रिप्लाई एनवलप या बिजनेस रिप्लाई लेबल जब भी भेजे जाते हैं उसके ऊपर परमिट नंबर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द परमिट होल्डर, परमिट होल्डर का नाम और पता और उस परमिट को जारी करने वाले पोस्ट ऑफिस का नाम, ये सारी चीज़ें होती हैं लेकिन नेम ऑफ सब डिवीज़न नहीं होता है। पेनल्टी फॉर इन्फ्रिंगमेंट ऑफ कंडीशंस अंडर बिजनेस रिप्लाई सर्विस, बिजनेस रिप्लाई सर्विस के अंतर्गत शर्तों के उल्लंघन पर क्या जुर्माना लगेगा? ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन इन बिजनेस रिप्लाई सर्विस देन बिजनेस रिप्लाई कार्ड इज ट्रीटेड एज। यदि बिजनेस रिप्लाई सर्विस की शर्तों का उल्लंघन होता है तो बिजनेस रिप्लाई कार्ड को क्या माना जाएगा? इसे अनपेड लेटर या अवैतनिक पत्र माना जाएगा। क्लोज नंबर 119 है अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड बुक पैकेट्स, अवैतनिक और अपर्याप्त भुगतान वाले बुक पैकेट। बट टू डू विद अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड बुक पैकेट्स, अगर आप कोई भी बुक पैकेट भेजते हैं, वर्तमान में इसका नाम क्या है? बुक पोस्ट है, और आप उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं देते हैं या आधे अधूरे चार्जेस का भुगतान करते हैं, तो क्या इसको डाक के माध्यम से भेजा जाएगा? बिल्कुल विल बी ट्रांसमिटेड, डाक के माध्यम से इनको प्रेषित किया जाएगा। चार्ज ऑन डिलीवरी विद डबल द पोस्टेज और डेफिशिएंसी, और इनको वितरण के समय कमी की मात्रा के दोगुने से वसूल किया जाएगा, यानी कि डिलीवरी के समय जो भी डेफिशिएंसी होगी उसके दोगुने चार्जेस आपसे वसूल किए जाएंगे। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
क्लोज नंबर 120 है कंटेंट्स, सामग्री। आप बुक पैकेट में क्या भेज सकते हैं। हालांकि अब ये चीज़ें जो है अपडेट हो चुकी हैं बुक पोस्ट के रूप में, लेकिन फिर भी पिछली बार इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अच्छे से ये भी कवर करने हैं। बुक पैकेट में कंटेन, बुक पैकेट में क्या भेजा जा सकता है। न्यूज़पेपर भेजे जा सकते हैं, पब्लिकेशन ऑफ ऑल काइंड्स, सभी प्रकार के प्रकाशन बुक पैकेट में भेजे जा सकते हैं। प्रिंटेड म्यूजिक बुक्स, कार्डबोर्ड आइदर ब्लैंक और प्रिंटेड, इसमें प्रिंटेड मुद्रित म्यूजिक पुस्तकें, इसमें गत्ते चाहे वो ब्लैंक हो चाहे प्रिंट किए हुए हो भेजे जा सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। उपरोक्त सभी को बुक पैकेट के रूप में भेजा जा सकता है। कोर्ट summons, notices and similar documents issued by a criminal or civil court, whether sent from the court of issue or returned to it direct or through the medium of another court, government office or a railway administration, as well as police diaries, can be sent at book packet rates। क्या आप बुक पैकेट दर के अनुसार कोर्ट के सम्मन या कोर्ट के नोटिस या इसी तरह के अन्य कोई दस्तावेज जिन्हें किसी क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा या सिविल कोर्ट के द्वारा जारी किया गया हो और इन्हें डायरेक्टली कोर्ट के माध्यम से भेजा जा रहा हो, या इनको वापस कोर्ट को भेजा जा रहा हो, या किसी अन्य कोर्ट के माध्यम से भेजा जा रहा हो, या किसी गवर्नमेंट ऑफिस या रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से भेजा जा रहा हो। इसके साथ साथ जो पुलिस की डायरीज होती हैं, क्या इन सब चीज़ों को आप बुक पैकेट दरों के अनुसार भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोर्ट के कोई भी सम्मन है, नोटिस है, या अन्य इसी तरह के कोई दस्तावेज हैं जिन्हें किसी क्रिमिनल या सिविल कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है, चाहे इन्हें फिर जारी करने वाले कोर्ट के द्वारा डायरेक्टली भेजा जा रहा हो, या ये कोर्ट को वापस किए जा रहे हो किसी अन्य कोर्ट के माध्यम से, गवर्नमेंट ऑफिस या रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से। इसके साथ साथ जो पुलिस डायरीज होती हैं उनको भी बुक पैकेट दरों के अनुसार नहीं भेजा जाएगा। Written letters of old date which have previously passed through the post and served their original purpose cannot be sent at book packet rate। रिटन लेटर जो पुरानी तारीखों के लिखे हुए पत्र होते हैं, जो पहले ही डाक के माध्यम से एक बार गुजर चुके हैं और जो अपना असली पर्पस है वो पूरा कर चुके हों। मान लीजिए आपने अपनी सहेली को एक लेटर भेजा है, यानी कि आपने एक बार वो लेटर भेजा है और आपकी सहेली के पास पहुंच गया, उसने पढ़ लिया, क्या है उसका जो ओरिजिनल पर्पस था वो पूरा हो चुका है। तो इस तरह से जो पुराने लेटर हो जाते हैं, जो एक बार अपना असली उद्देश्य पूरा कर चुके होते हैं, आप उनको बाद में बुक पैकेट दरों के अनुसार भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है कैन नोट, आप नहीं भेज सकते। तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। Which of the following cannot be sent as book packets, इनमें से किसे बुक पैकेट के रूप में नहीं भेजा जा सकता। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि जो पुलिस डायरीज हैं उनको आप बुक पैकेट दरों के अनुसार नहीं भेज सकते। रिटन लेटर्स ऑफ ओल्ड डेट्स विच हैव प्रीवियसली पास्ड थ्रू द पोस्ट, ऐसे रिटन लेटर जो पहले ही डाक के माध्यम से गुजर कर अपने असली उद्देश्य को पूरा कर चुके हैं, उनको आप बुक पैकेट के रूप में भेज सकते हैं। प्यूपिल्स एक्सरसाइजेस इन ओरिजिनल और विद करेक्शंस, विद्यार्थियों के व्यायाम मूल रूप से या सुधार के साथ बुक पैकेट दरों के अनुसार भेजे जा सकते हैं। होरोस्कोप्स इन मैन्यूस्क्रिप्ट नोट वेयरिंग एनी रिटन एंडोर्समेंट, आप क्या भेज सकते हैं, कुंडली इत्यादि को भी अगर वो हस्तलिखित है उसको भी डाक के माध्यम से भेज सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी और रिटन एंडोर्समेंट या लिखित समर्थन नहीं होना चाहिए। बुक पैकेट में कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग, एक बुक पैकेट में क्या हो सकता है। न्यूज़पेपर, पब्लिकेशंस ऑफ ऑल काइंड, बुक पैकेट में समाचार पत्र हो सकते हैं और सभी तरह के प्रकाशन भी बुक पैकेट में भेजे जा सकते हैं। इसमें प्रिंटेड बुक्स हो सकती हैं, पेपर्स हो सकते हैं, परचमेंट हो सकते हैं, चरम पत्र, मुद्रित पुस्तकें या कागज़ इत्यादि हो सकते हैं। इसमें कार्डबोर्ड हो सकते हैं, ब्लैंक या प्रिंटेड, यानी कि इसमें गत्ते इत्यादि हो सकते हैं। वो खाली भी हो सकते हैं, वो प्रिंट किए हुए भी हो सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
Which of the following may be transmitted as book पैकेट्स, इनमें से किसे बुक पैकेट के रूप में भेजा जा सकता है? बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, कमर्शियल डॉक्यूमेंट और लीगल डॉक्यूमेंट, इन सारी चीज़ों को बुक पैकेट्स के रूप में भेजा जा सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्लोज नंबर 121 है स्पेशल फैसिलिटी फॉर ग्रीटिंग कार्ड्स एंड इनविटेशन कार्ड्स। ग्रीटिंग कार्ड और आमंत्रण कार्ड के लिए विशेष सुविधा। बुक पैकेट कंटेन्स ओनली ग्रीटिंग कार्ड और प्रिंटेड इनविटेशंस गिवन एयर ट्रांसमिशन अलोंग विद फर्स्ट क्लास मेल। अब जो ग्रीटिंग कार्ड या इनविटेशन कार्ड होते हैं, क्या इनको प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुओं के साथ हवाई प्रसारण दिया जाता है? नहीं दिया जाता। बुक पैकेट्स कंटेनिंग ग्रीटिंग एंड इनविटेशंस आर गिवन। ग्रीटिंग कार्ड और इनविटेशन कार्ड वाले जो बुक पैकेट होते हैं उनको क्या दिया जाता है? उनको सरफेस ट्रांसमिशन दिया जाता है प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुओं के साथ। ठीक है, जो बुक पैकेट होते हैं जिनमें ग्रीटिंग या इन्विटेशंस हों, उन्हें प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुओं के साथ सिर्फ सतह प्रसारण दिया जाता है। प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुओं के साथ उनको हवाई प्रसारण नहीं दिया जाता है। Greeting cards, invitation cards come in the category of which of the following? Greeting card, invitation card, ये सभी किस श्रेणी की डाक वस्तुओं में आते हैं? ये द्वितीय श्रेणी की डाक वस्तुओं में आते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्लोज नंबर 123 है प्रोहिबिशंस फॉर बुक पैकेट्स। बुक पैकेट के लिए प्रोहिबिशंस या प्रतिबंध। कार्ड वेयरिंग हेडिंग पोस्ट कार्ड शैल बी ट्रांसमिटेड ओपन एज बुक पैकेट। ऐसे कार्ड जिनके ऊपर पोस्ट कार्ड शीर्षक लिखा हो, क्या उन्हें बुक पैकेट के रूप में खुले तौर पर प्रेषित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। आप जो कार्ड है उनको बुक पैकेट के रूप में तो भेज सकते हैं, लेकिन अगर किसी कार्ड के ऊपर पोस्ट कार्ड लिखा हुआ हो तो उसको आप डाक के माध्यम से बुक पैकेट के रूप में नहीं भेज सकते। बुक पैकेट में निम्नलिखित चीज़ों में से क्या शामिल हो सकता है? तो इसमें कोई भी अनोवली ट्रेडेड पोस्टेज स्टैम्प्स नहीं होंगी, ना करेंसी नोट, ना बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। नन ऑफ दी अबव, इनमें से कुछ भी बुक पैकेट में नहीं भेजा जाएगा। पेपर मनी कैन बी सेंट इन बुक पैकेट। क्या बुक पैकेट में पेपर मनी भेजी जा सकती है? नहीं भेजी जा सकती। बी ऑप्शन सही आ जाएगी। अ बुक पैकेट में नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक बुक पैकेट में निम्नलिखित में से क्या नहीं होना चाहिए? तो इसमें बुक्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड, इसमें किताबें और कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड हो सकते हैं। इसमें प्रिंटेड नोटिस और सर्कुलर हो सकते हैं, लेकिन इसमें रिटन कम्युनिकेशन या लिखित संचार नहीं होना चाहिए। Which of the following may be transmitted by post as book packet? इनमें से किसे डाक के माध्यम से बुक पैकेट के रूप में प्रेषित किया जा सकता है? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। बुक पैकेट में अनोवली ट्रेडेड पोस्टेज या अदर स्टैम्प्स नहीं होंगी। करेंसी नोट, चेक या बैंक नोट भी बुक पैकेट के रूप में नहीं भेजे जा सकते। क्लोज नंबर 124 है साइज लिमिट्स फॉर बुक पैकेट्स। बुक पैकेट की आकार सीमाएं। अब बुक पैकेट में भी सेंट इन कार्ड फॉर्म। बुक पैकेट जो है उसे आप कार्ड फॉर्म के रूप में भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं, लेकिन अगर किसी कार्ड के ऊपर पोस्ट कार्ड हेडिंग लिखा हुआ है तो आप उसे बुक पैकेट के रूप में नहीं भेज सकते। What can be the maximum size of a book packet in other than roll form? अगर रोल फॉर्म के अलावा किसी अन्य फॉर्म में आप बुक पैकेट को भेजते हैं तो उसका अधिकतम आकार क्या हो सकता है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। 60x30x30 लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ की बात करें, 60x30x30 ये इसका मैक्सिमम साइज हो सकता है। वेट लिमिट्स फॉर बुक पैकेट्स। बुक पैकेट की वजन सीमा। तो बुक पैकेट्स का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ अ बुक पैकेट? बुक पैकेट का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? 5 किलोग्राम हो सकता है। द वेट ऑफ अ बुक पैकेट शैल नॉट एक्सीड 5 किलोग्राम्स। किसी भी बुक पैकेट का वजन 5 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट हु मे इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस प्रिस्क्राइब्ड लोअर लिमिट ऑफ वेट फॉर बुक पैकेट्स फॉर एंड फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस।
किसी भी बुक पैकेट का वजन 5 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन कौन विशेष परिस्थितियों में बुक पैकेट के लिए लोअर लिमिट ऑफ वेट को यानी कि वजन की निचली सीमा को निर्धारित कर सकता है? डायरेक्टर जनरल कर सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्लोज नंबर 126 है पैकिंग ऑफ बुक पैकेट्स। बुक पैकेट की पैकिंग। बुक पैकेट मस्ट बी पोस्टेड इन कवर, इन फास्टेंड कवर और कवर विच कैन नॉट ईजीली रिमूव्ड। जो बुक पैकेट होते हैं उन्हें आपने कवर में पोस्ट करना है, या बंधे हुए कवर में पोस्ट करना है, या ऐसे कवर में पोस्ट करना है जिसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता। इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। जो बुक पैकेट होता है या तो आपने उसे बिना कवर के पोस्ट करना है, या बिना बंधे हुए कवर में पोस्ट करना है, या ऐसे कवर में पोस्ट करना है जिसे आसानी से हटाया जा सके। क्लोज नंबर 127 है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस ऑफ बुक पैकेट। बुक पैकेट की शर्तों के उल्लंघन पर क्या जुर्माना लगेगा? बुक पैकेट नोट फॉलो कंडीशंस चार्ज्ड ऑन डिलीवरी बिल। यदि कोई बुक पैकेट निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करता है तो डिलीवरी के समय उसके ऊपर कैसे चार्जेस लिए जाएंगे? लेटर और पार्सल पोस्टेज रेट विच एवर इज लेस। तो ये देखा जाएगा कि अगर इस बुक पैकेट को पत्र की तरह या पार्सल की तरह भेजा जाता तो उसके ऊपर क्या डाक शुल्क बनते। दोनों में से जो भी कम डाक शुल्क बनेंगे उसके अनुसार बुक पैकेट के लिए डिलीवरी के समय आपको चार्जेस का भुगतान करना पड़ेगा। इफ बुक पैकेट एक्सेस इन साइज और वेट प्रेस्क्राइब्ड। यदि कोई बुक पैकेट निर्धारित साइज या वजन का उल्लंघन करता है, विल बी रिटर्न टू सेंडर। इसे प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। If a book packet is found to be excess in the prescribed size or weight, then what action will be taken? हमने ऊपर पढ़ लिया कि यदि कोई बुक पैकेट निर्धारित साइज या निर्धारित वजन से ज़्यादा का पाया जाता है तो उसके साथ क्या किया जाएगा? उसको प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्लोज नंबर 128 है बुक पैकेट्स कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स। मुद्रित पुस्तकों वाले बुक पैकेट। तो ये जो रजिस्टर्ड प्रिंटेड बुक पैकेट सर्विस है वर्तमान में ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसके क्वेश्चन आपने एक बार ज़रूर पढ़ लेने हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे स्किप करेंगे, अपने पीडीएफ से या बुक से इनको एक बार पढ़ लेना है। आगे चलते हैं क्लोज नंबर 129 बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स। पत्रिकाओं वाले बुक पैकेट के बारे में। बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स सर्विस इज रीनेम्ड एज अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024। तो बुक पैकेट जिसमें पीरियोडिकल्स हो या पत्रिकाएं हो, इसका नया नाम बदल कर क्या रखा गया है? पीरियोडिकल पोस्ट। तो पहले हमारे पास ऐसे बुक पैकेट होते थे जिनमें पीरियोडिकल्स भेजे जाते थे, तो इसका नाम है बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स। तो ये बुक पैकेट का नाम हुआ करता था। अब इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? पीरियोडिकल पोस्ट या आवधिक पोस्ट रखा गया है। बुक पैकेट कंटेनिंग periodicals which must be registered with the registrar of newspaper in India under which of the following। ऐसे बुक पैकेट जिसमें पत्रिकाएं होती हैं जो निम्नलिखित में से किसके तहत भारत में समाचार पत्र के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत होनी चाहिए? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867। प्रेस और पंजीकरण अधिनियम 1867 के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। तो कोई भी बुक पैकेट अगर उसमें आप पीरियोडिकल भेजना चाहते हैं तो ये पत्रिकाएं या पीरियोडिकल किसके तहत? न्यूज़पेपर के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत होने चाहिए। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 के तहत। Any publication may be transmitted by post as periodical post if it is। किसी भी प्रकाशन को डाक के माध्यम से periodical पोस्ट के रूप में भेजा जा सकता है अगर वो क्या है? covered under the definition of the term periodical under the Press and Registration of Periodicals Act 2023। अगर ये प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023 के तहत पीरियोडिकल टर्म की परिभाषा में आए।
ब्राउट आउट, प्रिंटेड और पब्लिश्ड इन इंडिया ओनली, इसे केवल भारत में मुद्रित या प्रकाशित किया गया हो। रजिस्टर्ड विद द प्रेस रजिस्ट्रार जर्नल ऑफ इंडिया, ये भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जर्नल के साथ पंजीकृत होना चाहिए। किसके तहत? अंडर द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023, प्रेस एवं पंजीकरण ऑफ पीरियोडिकल एक्ट 2023 के तहत भारत में प्रेस रजिस्ट्रार जर्नल के साथ ये पंजीकृत होना चाहिए। एंड पोजेसेस द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलॉटेड बाय द प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ जर्नल, और प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ जर्नल के द्वारा अलॉट किया हुआ इसके पास एक रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। अगर कोई भी प्रकाशन या पब्लिकेशन इन सारी चीज़ों को फॉलो करता है तो उसे भारत में पीरियोडिकल पोस्ट के रूप में पोस्ट किया जा सकता है। The book packets containing periodicals shall have the superscription registered with the registrar of a newspaper in India under serial number, printed on the periodical at which place। और डाक के माध्यम से जो बुक पैकेट होते हैं जिनमें पत्रिकाएं भेजी जाती हैं उनके ऊपर क्या सुपरस्क्रिप्शन होनी चाहिए? सुपरस्क्रिप्शन का मतलब उनके ऊपर एक ऊपरी लेख होना चाहिए। क्या ऊपरी लेख होना चाहिए? रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया, कि ये भारत में पंजीकृत समाचार पत्र के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत है। किस सीरियल नंबर के तहत पंजीकृत है? वो सीरियल नंबर लिखा होगा। अब ये जो सुपरस्क्रिप्शन है पीरियोडिकल के कौन से स्थान पर होनी चाहिए? ये पीरियोडिकल के पहले या लास्ट स्थान के ऊपर, लास्ट पेज के ऊपर हो सकती है, ऑन द फर्स्ट और लास्ट पेज। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। What is the weight limit of book packets containing printed books? मुद्रित पुस्तकों वाले बुक पैकेट के लिए वजन सीमा क्या है? तो ऐसे बुक पैकेट जिसमें प्रिंटेड बुक्स होती हैं उनका मैक्सिमम वेट 5 किलोग्राम हो सकता है। आगे चलते हैं पैटर्न और सैंपल पैकेट के बारे में। इसके लिए आपने खुद से पढ़ लेना है क्योंकि ये भी अब बंद हो चुके हैं। यहाँ पे इसका वेट आपने याद रखना है। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाए मैक्सिमम वेट ऑफ सैंपल एंड पैटर्न पैकेट कैन बी, किसी भी सैंपल या पैटर्न पैकेट का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? तो इसके लिए आपने याद रखना है इसका मैक्सिमम वेट 2 किलोग्राम्स हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट अगर डायरेक्ट पूछा जाता है, अदरवाइज ये भी अब इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं क्लोज नंबर 135, प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश, नकद में डाक शुल्क का पूर्व भुगतान करना। और जब भी आप डाक के माध्यम से कोई ऑर्डिनरी आर्टिकल भेजते हैं तो आपने देखा होगा आप उसके ऊपर क्या लगाते हैं? पोस्टेज स्टैंप्स लगाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पोस्टेज स्टैंप्स की बजाय उन डाक वस्तुओं के लिए नकद में भुगतान करना चाहे तो भुगतान जो है वो कैसे किया जाएगा? प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश इज ऑथराइज्ड बाय हुम, डाक शुल्क के लिए पूर्व भुगतान किसके द्वारा अधिकृत किया जा सकता है? चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के द्वारा किया जाता है। Certain important post offices are authorized by the head of the circle to realize the postage charges in cash from firms or other persons who post a very large number of unregistered packets subject to minimum of at a time। कुछ important post offices को महत्वपूर्ण डाक घरों को सर्किल प्रमुख द्वारा नकद में डाक शुल्क के पूरा भुगतान को प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जाता है। इसके लिए किसी भी फर्म या व्यक्ति को ऑथराइज किया जाएगा जो एक समय में कम से कम कितने अनरजिस्टर्ड पैकेट पोस्ट करेगी? कम से कम 500 अनरजिस्टर्ड पैकेट पोस्ट करने वाली व्यक्ति या फर्म को ये सुविधा दी जाएगी। क्लोज नंबर 136 है एग्जाम्पशन फ्रॉम पोस्टल फीस फॉर ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स, अंध साहित्य पैकेटों के लिए डाक शुल्क से छूट। यू हैव टू पे फीस फॉर अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट फॉर ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। अंध साहित्य पैकेट के लिए अगर आप रसीद की सत्यापित प्रति प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या आपको चार्जेस देने पड़ेंगे? नहीं देने पड़ते हैं। बी ऑप्शन सही आ जाएगी। पोस्टेज फ्री ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट विल बी ट्रांसमिटेड बाई, अगर डाक के माध्यम से ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट भेजा जाता है और इसके लिए आपने कोई चार्जेस नहीं दिए हैं तो उसको सिर्फ सतह डाक के माध्यम से भेजा जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
हाउ द ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स विल बी सेंट बाय एयर। अंध साहित्य पैकेट हवाई मार्ग से कैसे भेजे जाते हैं। तो अगर आप इनको हवाई डाक के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एयरमेल चार्जेस का भुगतान करना पड़ेगा। कितने एयरमेल चार्जेस का भुगतान करना पड़ेगा? जो एयरमेल चार्जेस बुक पैकेट के लिए निर्धारित है वही एयरमेल चार्जेस का भुगतान आपको ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के हवाई प्रसारण के लिए करना पड़ेगा। For which of the following you have to pay for blind literature packets? निम्नलिखित में से किसके लिए आपको किन चीज़ों के लिए अंध साहित्य पैकेट के बारे में शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा? तो अगर आप ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट की इंश्योरेंस करते हैं तो उसकी इंश्योरेंस फीस आपको देनी पड़ेगी। ब्लाइंड लिटरेचर के लिए एक्नॉलेजमेंट फीस नहीं लगती, रसीद की सत्यापित प्रति के लिए चार्जेस नहीं लगते हैं। ए ऑप्शन सही आ जाएगी। क्लोज नंबर 137 है कंटेंट्स एंड कंडीशंस ऑफ पोस्टिंग फॉर ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स। नेत्रहीन साहित्य पैकेट की सामग्री और पोस्टिंग की शर्तें। Periodicals or books which are not impressed in Braille are sent as a blind literature packet. ऐसी पत्रिकाएं या ऐसी किताबें जो ब्रेल लिपि में ना छपी हो उन्हें आप ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के रूप में भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते। बी ऑप्शन करेक्ट आएगी। वट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ अ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। अंध साहित्य पैकेट का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? तो इसका मैक्सिमम वेट 7 किलोग्राम हो सकता है। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट ऑलवेज सेंट विदाउट कवर और कवर ओपन एट बोथ एंड्स। जब भी ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट भेजा जाता है या तो आपने इसको बिना कवर के भेजना है या ऐसे कवर में भेजना है जो दोनों तरफ से खुला होना चाहिए। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्लोज नंबर 138 है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। अंध साहित्य पैकेट की शर्तों के उल्लंघन पर क्या जुर्माना लगेगा? If blind literature packet not follow conditions, then charged on delivery with double letter or parcel postage. According to Post Office Guide Part 1 के पूछा गया है कि अगर कोई ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करता है तो डिलीवरी के समय इसके ऊपर कैसे चार्जेस लिए जाएंगे? पत्र या पार्सल डाक दर के अनुसार चार्जेस लिए जाएंगे, यानी कि 2 गुने चार्जेस का भुगतान आपको करना पड़ेगा पत्र या पार्सल डाक दर के अनुसार। लेकिन दोनों में से किसके अनुसार? विच एवर इज लेस। लेटर के कम चार्जेस बनते हैं तो लेटर के अनुसार, पार्सल के कम चार्जेस बनते हैं तो पार्सल के चार्जेस के अनुसार। इसके लिए आपको 2 गुने चार्जेस का भुगतान करना पड़ेगा। इफ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट नोट फॉलो कंडीशंस देन चार्ज्ड ऑन डिलीवरी विद। यदि कोई ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करता है तो डिलीवरी के समय क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड आइटम विल बी चार्ज्ड विद डबल द पोस्टेज एज पेएबल ऑन रेलेवेंट पोस्टल आइटम एज एप्लीकेबल। तो अगर ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करता है तो संबंधित डाक वस्तु, यानी कि ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट से मिलती जुलती डाक वस्तु के ऊपर लिए जाने वाले चार्जेस से 2 गुने चार्जेस डिलीवरी के समय आपसे लिए जाएंगे। इफ अ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट नोट फॉलो कंडीशंस, यदि कोई अंध साहित्य पैकेट शर्तों का पालन नहीं करता है, इट विल बी चार्ज्ड ऑन डिलीवरी विद द लेटर और पार्सल पोस्टेज व्हिचएवर मे बी लेस। तो यदि कोई ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करता है तो वितरण के समय पत्र या पार्सल दर के अनुसार जो भी कम चार्जेस होंगे उसके 2 गुने चार्जेस का भुगतान आपको करना पड़ेगा। क्लोज नंबर 139 है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के बारे में, पंजीकृत समाचार पत्र के बारे में। A registered newspaper must be published in large numbers at intervals of not more than how many days? पंजीकृत समाचार पत्र अधिकतम कितने दिनों की अवधि पर बड़ी संख्या में प्रकाशित होने चाहिए? तो कोई भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है वो कितनी अवधि पर? 31 दिनों की अवधि पर बड़ी संख्या में प्रकाशित क्या
जाना चाहिए। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर अलोंग विद अदर डॉक्यूमेंट्स इज ट्रीटेड एज, अन्य दस्तावेजों के साथ पंजीकृत समाचार पत्र को क्या माना जाता है? बुक पैकेट माना जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर विद पर्सनल कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट्स ट्रीटेड एज, व्यक्तिगत संचार दस्तावेजों के साथ अगर कोई पंजीकृत समाचार पत्र है तो उसको क्या माना जाता है? तो जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है अगर उसके साथ आप कोई कम्युनिकेशन वाले दस्तावेज भेज देते हैं, व्यक्तिगत संचार वाले दस्तावेज भेजते हैं तो उसे बुक पैकेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। According to Post Office Act of newspaper, which of the following are covered under a newspaper? पोस्ट ऑफिस एक्ट के अनुसार न्यूज़पेपर की परिभाषा में कौन से न्यूज़पेपर आते हैं? तो न्यूज़पेपर में क्या क्या शामिल है? तो इसमें पॉलिटिकल न्यूज़ हो सकती है, करंट न्यूज़ और एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है। करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। तो न्यूज़पेपर के पोस्ट ऑफिस एक्ट के अनुसार जो न्यूज़पेपर है उसमें क्या क्या हो सकता है? पॉलिटिकल न्यूज़ यानी कि कोई भी राजनीतिक समाचार हो सकते हैं, वर्तमान समाचार, और ये विज्ञापन भी हो सकता है और बिना विज्ञापन के भी हो सकता है। फॉर अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर देयर शुड बी अ बोनाफाइड लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स, पंजीकृत समाचार पत्रों के लिए ग्राहकों की एक वास्तविक सूची होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अगर आप रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स भेजना चाहते हैं तो आपको बोनाफाइड सब्सक्राइबर्स की एक लिस्ट प्रस्तुत करनी होती है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर? पंजीकृत समाचार पत्र की परिभाषा क्या है? एवरी पब्लिकेशन consisting wholly or in a great part of political or other news or other current topics with or without advertisement subject to conditions is called as a registered newspaper। तो पंजीकृत समाचार पत्र क्या होता है? प्रत्येक ऐसा प्रकाशन जिसके पूरे हिस्से में या बड़े हिस्से में कोई पॉलिटिकल न्यूज़ हो, राजनीतिक समाचार हो या अन्य कोई समाचार हो, इसमें करंट टॉपिक भी हो सकता है, इसमें एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है या ये बिना एडवर्टाइजमेंट के भी हो सकता है, इसको क्या कहा जाता है? रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर या पंजीकृत समाचार पत्र कहा जाता है। A registered newspaper with an advertisement sheet printed for an advertiser will be treated as, किसी विज्ञापन दाता या एडवर्टाइजर के लिए मुद्रित विज्ञापन शीट के साथ एक पंजीकृत समाचार पत्र को क्या माना जाता है? बुक पैकेट माना जाता है। विच इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पंजीकृत समाचार पत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। देखिए जो पंजीकृत समाचार पत्र होते हैं, इट शैल बी पब्लिश्ड एट मैक्सिमम इंटरवल्स ऑफ 31 डेज, पंजीकृत समाचार पत्र 31 दिनों की अधिकतम अवधि पर प्रकाशित किए जाने चाहिए। इसमें ग्राहकों की एक बोनाफाइड लिस्ट होनी चाहिए। इसमें पॉलिटिकल न्यूज़ भी हो सकती है, इसमें एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है और ये बिना एडवर्टाइजमेंट के भी हो सकते हैं। तो इट कैन नॉट हैव एडवर्टाइजमेंट, कि इसमें विज्ञापन नहीं होने चाहिए, ये गलत है। क्लोज नंबर 140 है कंडीशंस फॉर अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पंजीकृत समाचार पत्र के लिए शर्तें। क्लियर नोटिस ऑफ 3 days टू पोस्ट मास्टर इज गिवन इफ डेट्स और डे ऑफ पोस्टिंग इज टू बी चेंज्ड, यदि आप पंजीकृत समाचार पत्र को पोस्ट करने की तारीख या दिन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको पोस्ट मास्टर को 3 दिन पहले एक स्पष्ट सूचना देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो अगर आप पंजीकृत समाचार पत्र की पोस्टिंग की तारीख को या दिन को चेंज करना चाहते हैं तो पोस्ट मास्टर को 3 दिन पहले इस चीज़ की स्पष्ट सूचना देनी होगी। डेट एंड डे ऑफ पोस्टिंग ऑफ अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इज गिवन बाय whom, पंजीकृत समाचार पत्र के पोस्टिंग की तारीख और दिन को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? हेड ऑफ डिवीजन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। एवरी कॉपी और बंडल ऑफ न्यूज़पेपर शैल बी पोस्टेड, जब भी आपने कोई न्यूज़पेपर पोस्ट करना है या उसका बंडल पोस्ट करना है तो वो कैसे पोस्ट किया जाएगा? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। तो आपने उसको बिना किसी रैपर के, बिना किसी कवर के पोस्ट करना है या ऐसे रैपर में पोस्ट करना है जो दोनों सिरों से खुला होना चाहिए, और इसको या फिर आप अनफास्टेंड एनवलप में खुले हुए लिफाफे में पोस्ट करेंगे।
To apply for a registration, publisher of newspaper should brought a certificate of. अगर किसी भी न्यूज़पेपर के लिए पंजीकरण करना है तो इसके लिए जो पब्लिशर होगा, प्रकाशक होगा, उसको एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। और वो सर्टिफिकेट किससे लाता है? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से, एसडीएम से लाता है। Words can be printed on newspaper और its cover is allowed after publication। जब एक बार न्यूज़पेपर प्रकाशित हो जाता है तो क्या उसके ऊपर या उसके कवर के ऊपर कोई शब्द प्रिंट किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते। बी ऑप्शन करेक्ट आएगी। फर्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर शैल रिमेन इन फोर्स टिल। जब पहली रजिस्ट्रेशन की जाती है पंजीकृत समाचार पत्र की तो ये कब तक लागू रहती है? 31 दिसंबर ऑफ थर्ड कैलेंडर ईयर, तीसरे कैलेंडर वर्ष की 31 दिसंबर तक ये लागू रहती है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर शुड बी रजिस्टर्ड इन द ऑफिस ऑफ। पंजीकृत समाचार पत्र किसके कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इन द ऑफिस ऑफ द हेड ऑफ डिवीजन और आरएमएस डिवीजन एंड इंडिपेंडेंट गैजेटेड पोस्ट मास्टर इन हुज जुरिडिक्शन इट इज टू बी पब्लिश्ड। पंजीकृत समाचार पत्र किसके कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए? ये जिस भी क्षेत्र में पब्लिश किया जाता है वो क्षेत्र जिसके भी जुरिडिक्शन में आता है उस हेड ऑफ डिवीजन के या आरएमएस डिवीजन के या इंडिपेंडेंट गैजेटेड पोस्ट मास्टर के कार्यालय में भी पंजीकृत होना चाहिए। तो जिस स्थान पर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को पब्लिश किया जाता है वो स्थान जिसके भी अधिकार क्षेत्र में आता है उस हेड ऑफ डिवीजन या आरएमएस डिवीजन या इंडिपेंडेंट गैजेटेड पोस्ट मास्टर के कार्यालय में ये पंजीकृत होना चाहिए। The application for first registration of the registered newspaper should be accompanied by a list showing the name and addresses of how many bona fide subscribers। जब आप पंजीकृत समाचार पत्र के लिए पहली बार आवेदन करते हैं तो आवेदन के साथ आपको एक सूची भी संलग्न करनी होगी। सूची के ऊपर कम से कम कितने प्रमाणित ग्राहकों के पते और नाम होने चाहिए? तो कम से कम 50 प्रमाणित ग्राहकों के बोनाफाइड सब्सक्राइबर्स के नाम और पतों वाली सूची आपको रजिस्ट्रेशन के आवेदन के साथ संलग्न करनी होती है। The registered newspaper shall have at which place the word registered followed by the registration number assigned। पंजीकृत समाचार पत्र में कहाँ पर पंजीकृत शब्द के बाद अलॉट किया हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए? करेक्ट आंसर सी आएगा। ऑन एनी कन्वीनियंट प्लेस आइदर फर्स्ट एंड लास्ट पेज। किसी भी सुविधाजनक स्थान पर यानी कि पहले या आखिरी पन्ने में किसी भी सुविधाजनक स्थान पर पंजीकृत शब्द लिखा होगा और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा जो असाइन किया गया हो। The registration number format for a registered newspaper is DN ABC 2023 to 225। What is DN in this format? जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहता है। यहाँ पर DN किस चीज़ को दर्शाता है? नेम ऑफ डिवीज़न और गैजेटेड पोस्ट ऑफिस। ये उस डिवीज़न के या गैजेटेड पोस्ट ऑफिस के नाम को दर्शाता है जिसके जुरिडिक्शन में इस पंजीकृत समाचार पत्र को पब्लिश किया जा रहा है। बट इज द रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। पंजीकृत समाचार पत्र का पंजीकरण शुल्क क्या है? तो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लिए रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगती है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फॉर पीरियोडिकल्स फॉलोइंग डिटेल्स मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द पीरियोडिकल्स, फाइंड द ओड वन आउट। पत्रिकाओं के लिए निम्नलिखित विवरण पत्रिकाओं में मौजूद होने चाहिए। विषम चुने कि कोई भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है, ठीक है, पीरियोडिकल्स या पत्रिकाओं की बात की गई है तो जो पत्रिकाएं होती हैं उनमें आपको कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं। कौन सी चीज़ जो नहीं लिखी जाएगी? तो RNI नंबर लिखा जाता है, DOP लाइसेंस नंबर और प्राइस भी लिखा जाता है, लेकिन कंटेंट डिक्लेरेशन नहीं होती है। न्यूज़पेपर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द रूल्स लेड डाउन इन द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 हैव नॉट बीन कंपाइल्ड विद विल बी।
एक पंजीकृत समाचार पत्र या एक समाचार पत्र जो प्रेस एवं पंजीकरण ऑफ बुक एक्ट 1867 में दिए गए नियमों का पालन नहीं करता है, उसके अनुसार उसको तैयार ना किया गया हो, तो उसको क्या माना जाता है, उसको प्रोहिबिट माना जाएगा, उसको निषिद्ध डाक वस्तु की तरह ट्रीट किया जाएगा। The application for the first registration of a newspaper in the postal division for which it is published, except in the case of newspaper printed or published under the orders of any government of India or for official purposes, be made in the form prescribed for the purpose by the Director General and be accompanied by। जब भी आप न्यूज़पेपर के पहले पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करते हैं, कहाँ पे, उस डिवीज़न में जहाँ पे न्यूज़पेपर पब्लिश किया जा रहा है, तो आवेदन आपको डायरेक्टर जनरल द्वारा निर्धारित प्रपत्र के ऊपर करना चाहिए और उसके साथ क्या संलग्न होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ में एक छूट है, अगर ये न्यूज़पेपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए आदेशों के तहत पब्लिश किया गया है या किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए जारी किया जा रहा है, तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। अदरवाइज न्यूज़पेपर के पहले पंजीकरण के लिए आवेदन डायरेक्टर जनरल द्वारा निर्धारित फॉर्म के ऊपर किया जाएगा और उसके साथ क्या संलग्न होना चाहिए। सबसे पहले इसके साथ 2 कॉपीज़ होनी चाहिए किस चीज़ की, ऑफ द लेटेस्ट इशू ऑफ द न्यूज़ पेपर साउट टू बी रजिस्टर्ड, पंजीकृत किए जाने वाले समाचार पत्र के लेटेस्ट जारी की हुई 2 प्रतियां होनी चाहिए। A list showing the names and addresses of at least 50 bona fide subscribers, फिर कम से कम 50 प्रमाणित ग्राहकों की एक सूची होनी चाहिए जिसमें बोना फाइड सब्सक्राइबर्स के नाम और एड्रेस होंगे। फिर एक उसको सर्टिफिकेट देना होगा, या तो सब डिविजनल से लेके आए, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट से लेके आएगा, या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से लेके आएगा, या सिटी मैजिस्ट्रेट से लेकर आएगा, या इसी तरह की और किसी हायर अथॉरिटी से लेकर आएगा जिसके लोकल जुरिडिक्शन में न्यूज़पेपर को प्रिंट या पब्लिश किया जा रहा हो, या जिसके भी लोकल जुरिडिक्शन में पब्लिशर रहता है। करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। जब पहली बार आप पंजीकृत समाचार पत्र की रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करते हैं तो एक निर्धारित प्रपत्र जिसे डायरेक्टर जनरल द्वारा निर्धारित किया होगा उसके ऊपर आवेदन करना है और साथ में आपको ये सारी चीज़ें भी प्रस्तुत करनी होंगी। A newspaper shall be eligible for postal registration for transmission by post as a registered newspaper if it is, एक समाचार पत्र पंजीकृत समाचार पत्र के रूप में डाक प्रसारण के लिए डाक पंजीकरण हेतु पात्र होगा यदि वो क्या करता है। तो इसका करेक्ट आंसर यह आ जाएगा, किसी भी न्यूज़पेपर को आप डाक के माध्यम से रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं, पंजीकृत कर सकते हैं अगर covered under the definition of the term newspaper under the Press and Registration of Periodicals Act 2023, यदि ये क्या आता है, प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण अधिनियम 2023 के तहत समाचार पत्र की परिभाषा में आता है, तो ये डाक के माध्यम से पंजीकृत समाचार पत्र के रूप में पंजीकृत करके भेजा जा सकता है। A newspaper shall be eligible for postal registration for transmission by post as a registered newspaper if it is, किसी भी समाचार पत्र को डाक के माध्यम से पंजीकृत समाचार पत्र के रूप में पोस्ट किया जा सकता है अगर ये comply with the provisions of the Press and Registration of Periodicals Act 2023, यदि ये प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण अधिनियम 2023 के प्रावधानों का प्रोविजंस का पालन करता है। A clear notice of 3 days shall be given to postmaster of the place in case any change in desired is desired in the dates or days of posting of registered newspapers so specified, अगर आप पंजीकृत समाचार पत्र के लिए निर्धारित तारीख या दिनों में परिवर्तन करना चाहते हैं कि जो भी दिन निर्धारित किए गए हैं या जो तारीख निर्धारित की गई है न्यूज़पेपर को पोस्ट करने के लिए, अगर उस निर्धारित तारीख में आप कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको
3 दिनों का एक क्लियर नोटिस यानी कि 3 दिन पहले पोस्ट मास्टर को इस चीज़ की स्पष्ट सूचना देनी होगी। फर्दर दैट द रिक्वायरमेंट एज टू 3 days नोटिस में बी वेव्ड बाय दी, लेकिन इन 3 दिनों के नोटिस की आवश्यकताओं को किसके द्वारा माफ़ किया जा सकता है? अगर वो व्यक्ति इस बात से सेटिस्फाई होता है कि प्रोप्राइटर, मैनेजर या पब्लिशर या एजेंट जो है वो नियंत्रण से परे की परिस्थितियों या कारणों की वजह से इसको रिन्यू नहीं कर सका। तो इसका करेक्ट आंसर ए आ जाएगा सुपरिटेंडेंट अगर इस बात से संतुष्ट होता है कि प्रोप्राइटर, मैनेजर या पब्लिशर नियंत्रण से परे कारणों की वजह से ये 3 दिन का नोटिस नहीं दे पाया, तो ये 3 दिनों के नोटिस को वो माफ कर सकता है। क्लोज नंबर 141 है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। पंजीकृत समाचार पत्र के पंजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? हु असाइन रजिस्ट्रेशन नंबर टू अ न्यूज़पेपर। समाचार पत्र को पंजीकरण संख्या कौन प्रदान करता है? हेड ऑफ डिवीजन करता है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर मस्ट बी फर्स्ट रजिस्टर्ड विद ऑफिस ऑफ। पंजीकृत समाचार पत्र पहले किसके कार्यालय के साथ पंजीकृत होना चाहिए? सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट के कार्यालय के साथ पंजीकृत होना चाहिए। Within how many days the renewal of registered newspaper should be completed by divisional office from the date of receipt of application? जब भी पंजीकृत समाचार पत्र को रिन्यू करने के आवेदन को डिविजनल ऑफिस के द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसके कितने दिनों के भीतर रिन्यूअल के प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया जाता है? 15 दिन के भीतर कर दिया जाता है। द प्रोप्राइटर, मैनेजर और पब्लिशर ऑफ अ न्यूज़पेपर विशिंग टू अडोप्ट द सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर सच न्यूज़पेपर शुड एड्रेस द इन विच द न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड। किसी भी समाचार पत्र के स्वामी, प्रबंधक या प्रकाशक को जो ऐसे समाचार पत्र के लिए पंजीकरण की प्रणाली को अपनाना चाहते हैं, यानी कि कोई भी प्रोप्राइटर, मैनेजर या पब्लिशर अपने न्यूज़पेपर को रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के रूप में पोस्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें आवेदन किसके पास करना होगा? उस हेड ऑफ डिवीज़न के पास करना होगा जिस हेड ऑफ डिवीज़न के अधिकार क्षेत्र में वो रहते हैं या न्यूज़पेपर पब्लिश किया जा रहा है। Which part of newspaper registration will change every time when registration is renewed? समाचार पत्र पंजीकरण का कौन सा भाग हर बार पंजीकरण के नवीकरण के बाद बदल जाता है? तो जो एयर वाला पोर्शन होता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कैसे होता है DN ABC, फिर उसके बाद क्या होता है एक संख्या होती है, जैसे 2022-23 से लेकर 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा, तो जैसे यहाँ पे 2025-26 हो गया। तो ये चीज़ है, ये जो वर्ष वाला हिस्सा है हर बार न्यूज़पेपर के रजिस्ट्रेशन के नवीकरण के बाद चेंज हो जाता है। क्लोज नंबर 142 है रिन्यूअल एंड टर्मिनेशन ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। पंजीकृत समाचार पत्र के पंजीकरण का नवीकरण करना या उसको टर्मिनेट करना। इफ अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इज पोस्टेड इन अ लेटर बॉक्स देयर विल बी नो कंसेशन ऑन पोस्टेज। यदि पंजीकृत समाचार पत्र एक लेटर बॉक्स में पोस्ट किया जाता है तो डाक शुल्क पर कोई भी रियायत नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को पोस्ट करने के लिए हमेशा डाकघर में प्रस्तुत किया जाता है। अगर पोस्ट करने के लिए आप इन्हें लेटर बॉक्स में पोस्ट कर देते हैं तो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लिए मिलने वाला कंसेशन आपको नहीं मिलेगा। For renewal after last working day of calendar month of registration, a late fees of is charged. पंजीकरण के कैलेंडर महीने के अंतिम कार्य दिवस के बाद अगर नवीकरण के लिए आपका आवेदन पहुंचता है तो उसके लिए आपको कितना विलंब शुल्क देना पड़ेगा? 50 रुपये का विलंब शुल्क देना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर रीच द ऑफिसर कंसर्न एट लीस्ट। पंजीकृत समाचार पत्र के पंजीकरण के रिन्यूअल के लिए जो आवेदन पत्र है संबंधित अधिकारी तक कम से कम कितने समय पहले पहुंचना चाहिए? 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी, समाप्ति की तारीख से कम 3 महीने पहले पहुंचना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर लाइसेंस शुड बी मेड एट विच टाइम। तो पंजीकृत समाचार पत्र के लिए जो लाइसेंस होता है उसके नवीकरण के लिए आपको आवेदन
आवेदन कब करना होता है? तो जब आप रजिस्ट्रेशन के नवीकरण के लिए आवेदन करते हैं उसी समय रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए भी आवेदन करना होगा। व्हाट इज द फीस फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर? समाचार पत्र के नवीकरण का या रिन्यू करने का फीस क्या है, शुल्क क्या है? तो इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। For renewal of registration, a written notice to head of the division is given before of expiry. पंजीकरण के नवीकरण के लिए मंडल प्रमुख को लिखित सूचना कितने समय से पहले दी जाएगी? तो पुराने वाली रजिस्ट्रेशन की अवधि समाप्त होने के 90 दिन पहले यानी कि 3 महीने पहले आपको ये सूचना देनी होगी कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की रजिस्ट्रेशन को रीन्यू किया जाना है। What is the fees for renewal of registration of registered newspaper? पंजीकृत समाचार पत्र के पंजीकरण के नवीकरण के लिए क्या शुल्क लिया जाता है? तो इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। Application for the renewal of the registration of a registered newspaper shall be made so as to reach the officer concerned at least how much time before the date of expiry of the previous registration. पंजीकृत समाचार पत्र की रजिस्ट्रेशन के नवीकरण का आवेदन संबंधित अधिकारी तक पुरानी रजिस्ट्रेशन की अवधि समाप्त होने से कितने समय पहले पहुंचना चाहिए? कम से कम 3 महीने पहले पहुंच जाना चाहिए। Renewal of a registered newspaper will be granted for 3 years. जब भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लिए नवीकरण किया जाता है तो ये 3 साल के लिए होता है, 1 जनवरी से लेकर तीसरे कैलेंडर ईयर की 31 दिसंबर तक, अगर सभी कंडीशंस को फुलफिल किया जाता है। अब जो पोस्टल अथॉरिटी है मस्ट इशू दी रिन्यूअल लाइसेंस टू ऑल एप्लीकेंट्स बिफोर। जो रिन्यूअल अथॉरिटी है वो सभी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स के लिए लाइसेंस कब जारी कर देती है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी 15 दिसंबर तक, यानी कि जिस वर्ष इसकी रजिस्ट्रेशन की अवधि समाप्त हो जानी है उस वर्ष के एंड से 15 दिन पहले, यानी कि 31 दिसंबर को जैसे समाप्त होगी तो 15 दिसंबर तक रिन्यूअल लाइसेंस सभी आवेदनकर्ताओं को जारी कर दिया जाता है। लेट फीस ऑफ 50 रुपीज विल बी चार्ज्ड फॉर एप्लीकेशन फॉर renewal of registered newspaper registration received after the last working day of the। तो किसके अंतिम कार्य दिवस के बाद प्राप्त पंजीकृत समाचार पत्र पंजीकरण के नवीकरण हेतु आवेदन पर 50 रुपये का विलंब शुल्क लिया जाता है? ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी 3rd कैलेंडर मंथ के बाद। ठीक है, अगर 3rd कैलेंडर मंथ यानी कि 30 सितंबर के बाद रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लाइसेंस को रीन्यू करने के लिए आपका आवेदन पहुंचता है तो उसके लिए आपको 50 रुपये का विलंब शुल्क देना पड़ेगा। तो पिछले पंजीकरण के अंतिम महीने से पहले का तीसरा कैलेंडर महीना और उसके अंतिम कार्य दिवस के बाद यानी कि 30 सितंबर के बाद, सितंबर के बाद देखिए क्या आएगा अक्टूबर, उसके बाद क्या आएगा नवंबर, उसके बाद क्या आएगा दिसंबर आएगा। तो ये 3 महीनों से पहले उसके रिन्यूअल का जो एप्लीकेशन या आवेदन है वो संबंधित अधिकारी तक पहुंच जाना चाहिए। लेकिन अगर सितंबर मंथ के लास्ट दिन तक भी नहीं पहुंचता है, अक्टूबर में पहुंचता है, दिसंबर या दिसंबर में पहुंचता है तो 50 रुपये लेट फीस आपको देनी पड़ेगी। In cases where the place of publication is changed within or beyond the jurisdiction of the current registration authority, ऐसे मामलों में जहां प्रकाशन का स्थान वर्तमान पंजीकरण प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र के भीतर या उसके बाहर परिवर्तित हो जाता है तो इसके लिए आपको नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है क्लोज नंबर 143 पैकेट्स ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर पंजीकृत समाचार पत्रों के पैकेट। If there is no window delivery facility is available and only post box system is available, then the newspaper packet will be delivered to। अब जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के पैकेट हैं वो विंडो डिलीवरी के माध्यम से डिलीवर किए जाते हैं कि एजेंट को पोस्ट ऑफिस में ही डिलीवर किए जाते हैं। लेकिन अगर किसी पोस्ट ऑफिस में विंडो डिलीवरी वाली फैसिलिटी उपलब्ध ना हो, वहाँ पर सिर्फ पोस्ट बॉक्स सिस्टम लागू हो, तो वहाँ पर न्यूज़पेपर के पैकेट किसको डिलीवर किए जाते हैं? एजेंट को डिलीवर कर दिए जाते हैं।
Packet containing more than one copy of a same issue of newspaper is called as। न्यूज़पेपर के ऐसे पैकेट जिसमें न्यूज़पेपर एक ही तरह के न्यूज़पेपर की एक से ज़्यादा कॉपीज हों उसको क्या कहा जाता है? पैकेट ऑफ न्यूज़पेपर, अखबार का पैकेट कहा जाता है। मार्क दी करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू पैकेट ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। पंजीकृत समाचार पत्रों के पैकेट से संबंधित सही विकल्प का चुनाव करें। In case of a breach of conditions, the packet will not be forwarded but will be returned to sender। अगर पैकेट के लिए जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का पैकेट है उसके लिए निर्धारित शर्तों का उल्लंघन होता है तो उसे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा बल्कि उसे प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। सेंडर विल बी रिक्वायर्ड टू पे डबल द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी एट द इंटरनल पोस्टेज। प्रेषक को आंतरिक डाक शुल्क में कमी की दोगुनी राशि का भुगतान करना होगा। If the sender wishes to repost the article after complying with the necessary conditions, अगर आवश्यक शर्तों का पालन करने के बाद सेंडर उस पैकेट को दोबारा से पोस्ट करना चाहता है तो फ्रेश पोस्टेज चार्जेस देकर वो उसको दोबारा से पोस्ट कर सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट आएगी, उपरोक्त सभी सही हैं। Which of the following is not true? इनमें से कौन सा सही नहीं है? Each packet of a registered newspaper shall contain only copies of same registered newspaper and of different dates। तो ये गलत है। पंजीकृत समाचार पत्र के प्रत्येक पैकेट में एक ही तरह के जारी किए हुए न्यूज़पेपर की प्रतियां होनी चाहिए और वो सेम डेट की होनी चाहिए, अलग अलग डेट की नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्लोज नंबर 144, पोस्टिंग ऑफ न्यूज़पेपर विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज। डाक शुल्क के पूर्व भुगतान के बिना, यानी कि डाक जो आपने न्यूज़पेपर पोस्ट करने हैं उनके लिए पहले आप पोस्टेज चार्जेस नहीं देना चाहते हैं। लाइसेंस ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश फॉर अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर ऑन बीइंग टर्मिनेटेड इज रिन्यूड बाई whom एट हिज डिस्क्रिशन। समाप्त होने पर पंजीकृत समाचार पत्र के लिए नकद में डाक शुल्क के पूर्व भुगतान का लाइसेंस अपने विवेक पर किसके द्वारा रिन्यू किया जा सकता है? हेड ऑफ सर्किल द्वारा रिन्यू किया जा सकता है। फॉर रजिस्टर्ड न्यूज पेपर्स अमाउंट ऑफ पोस्टेज ड्यू फॉर ऑल पोस्टिंग्स विल बी एडजस्टेड विद इन हाउ मच टाइम। पंजीकृत समाचार पत्रों की सभी पोस्टिंग के लिए देय डाक शुल्क की राशि कितने समय के भीतर समायोजित की जाती है? तो महीने में इसको 2 बार समायोजित किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। पर्सनल कम्युनिकेशन इज अलाउड विद न्यूज़पेपर। समाचार पत्र के साथ व्यक्तिगत संचार की अनुमति होती है? नहीं होती है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अमाउंट ऑफ पोस्टेज ड्यू ऑन ऑल पोस्टिंग्स ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर बिटवीन 1st and 15th ऑफ मंथ विल बी एडजस्टेड ऑन। महीने की पहली से 15 तारीख के बीच पंजीकृत समाचार पत्रों की सभी पोस्टिंग पर देय डाक राशि को कब समायोजित किया जाता है? तो जो भी पोस्टिंग आप प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज के तहत रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की महीने की 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में करते हैं उसके लिए जो पोस्टेज चार्जेस हैं उनको कब एडजस्ट किया जाता है? महीने की 16 तारीख को किया जाता है। What is the minimum number of copies of newspaper required for posting of newspapers without prepayment of postage? अगर डाक शुल्क के पूरा भुगतान के बिना आप न्यूज़पेपर्स को पोस्ट करना चाहते हैं तो एक बार में पोस्ट करने के लिए न्यूज़पेपर्स की कम से कम कितनी कॉपीज़ होनी चाहिए? 500 कॉपीज़ होनी चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Payment of bill for registered newspapers will be made within from the date from bill present to licensee। तो जब प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज के तहत आप न्यूज़पेपर पोस्ट करते हैं और जब आपको उसका बिल दिया जाता है तो बिल प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर आपको बिल का भुगतान करना होता है। This scheme of posting of newspaper without prepayment of postage is confined to that registered newspapers which are published at intervals of maximum how many days। डाक शुल्क के पूरा भुगतान के बिना समाचार पत्रों को पोस्ट करने की योजना जो है उन पंजीकृत समाचार पत्रों तक ही सीमित है जो अधिकतम कितने दिनों पर? 31 दिनों के अंतराल पर प्रकाशित होते हैं।
The license for posting of a newspaper without prepayment of postage is revocable at the discretion of the without assigning any reason। कौन बिना कोई कारण बताए अपने विवेक से पंजीकृत समाचार पत्रों के लिए प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज वाले लाइसेंस को रद्द कर सकता है? हेड ऑफ सर्किल कर सकता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। If any dispute arises about the license for posting of newspaper without prepayment of postage, डाक शुल्क के पूर्व भुगतान के बिना न्यूज़पेपर की पोस्टिंग के लाइसेंस के संबंध में अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो किसको ये मैटर भेजा जाएगा? जिसका डिसीजन फाइनल माना जाएगा तो डायरेक्टर जनरल को ये मैटर भेजा जाता है, उसका जो भी डिसीजन होगा उसको फाइनल माना जाएगा। तो ये थे आज की वीडियो के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इन क्वेश्चंस की बुक लेना चाहते हैं, क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस बुक से अच्छे से तैयारी करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको सभी क्वेश्चन इस बुक से देखने को मिल जाएंगे। और पहले भी ऐसा बहुत बार हो चुका है। एमटीएस पोस्टमैन पीए के एग्ज़ाम के लिए थ्योरी बुक लेनी है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की बुक चाहिए, मैथ की तैयारी करने के लिए बुक चाहिए, सभी बुक्स अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। धन्यवाद।